Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I welcome all of you back to this session of Medscriptions, in which today we are going to discuss another topic from hematology, and that is hereditary spherocytosis. Okay, in this video basically we are going to cover everything regarding hereditary spherocytosis, and from tomorrow onwards we will be reading one topic of practice of medicine daily, and that also for PG point of view आप इसको थ्योरी पेपर में नोट्स के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो. And the points that I'm sharing with you, especially the ones that are here in bold, are extremely important for your examination. Okay, so yeah, let's begin with today's session. If you do not want to miss the upcoming sessions, please subscribe to Medicure Buddy, hit the bell icon, and yes, let's get started. Okay, first of all, hereditary spherocytosis है क्या? ये जो प्रॉब्लम है ये एक टाइप का हीमोलिटिक एनीमिया है जिसमें स्फीरोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड. Okay, and spherocytes क्या हैं? They are none other than RBCs, and that also they are sphere shaped RBCs. और ये RBC का शेप तो आप सबको पता है, that they are like this. Okay, so ये sphere कैसे हो गई? How have they converted to spherical shape? So that happens because of defect in membrane protein. ठीक है, आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसमें डिफेक्ट होता है उसके प्रोटीन में, एंड विच इज वाई द आरबीसी गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्फीरोसाइट्स, एंड जिसकी वजह से इनका प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस शेप ऑफ आरबीसी इज वेरी easily able to pass through the splenic circulation, whereas spherocytes ऐसा नहीं कर पाती है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी etiology पे. तो ये ज्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट दिस डिजीज गाइस इज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. कभी कभी ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी होती है. ठीक है, अभी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो आरबीसी में होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, बट we have four main proteins जो आपको पता होने चाहिए. The first one is pectin, the second one being ankyrin, then we have band 3 protein and protein 4.2. Okay, जिसमें कि pectin जो होता है ये most commonly पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, जिसके डिफेक्ट में जिस प्रोटीन के डिफेक्ट की वजह से HS that is hereditary spherocytosis होता है. एंड सेकेंड नंबर पर आता है जो प्रोटीन, उसका नाम है ankyrin. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए. नाउ पैथोफिजियोलॉजी इसमें हो क्या रहा है? डिफेक्टिव आरबीसी का प्रोटीन है, ठीक है, जिसकी वजह से आरबीसी के मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और ये हो जाती है कैसी? स्फीयर शेप की, एंड ये स्प्लीन में जाकर ट्रैप्ड हो जाती है और वहीं पे उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस. ओके, वहां पे जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस होती हैं वो आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड ऑब्वियसली इफ द आरबीसीज आर अंडरगोइंग हीमोलिसिस देयर इज extravascular breakdown, so that eventually would lead to anemia and splenomegaly. Okay, now coming to the clinical features, ये तो बहुत obvious सी बात है that hereditary spherocytosis will also cause anemia. ठीक है, यहाँ पर आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, and this obviously will form unconjugated bilirubin. ठीक है, और जिसकी वजह से unconjugated hyper मतलब ज्यादा बिलीरुबिनीमिया होगा. ठीक है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा और सबसे ज्यादा कॉमन कॉज चिल्ड्रन में ये होता है. अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ता है तो पिगमेंट स्टोन के फॉर्म होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसीलिए हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के पेशेंट में गॉल स्टोन बनने की चांसेस भी ज्यादा होती है. ओके, एप्लास्टिक क्राइसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइज, इसको ध्यान में रखिएगा. दैट कई बार ऐसा होता है दैट देयर इज सडन ड्रॉप इन आरबीसीज, जिसकी वजह से पर्सन जो है उसको पार्वोवायरस B19 का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको हम एप्लास्टिक क्राइसिस भी बोलते हैं. So guys, these terms here are extremely important regarding hereditary spherocytosis. Okay.
नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव लैबोरेटरी फाइंडिंग्स। तो ये तो बहुत ऑब्वियस है कि हीमोग्लोबिन यहाँ पर कम होगा, रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अ ब्रेक डाउन गोइंग ऑन समवेयर, सो ऑब्वियसली द बॉडी नीड्स टू कॉम्पेंसेट एंड इसलिए ये होगा। सीरम बिलीरुबिन जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा ना, मैंने आपको बताया था हेमोलिसिस की वजह से। फिर एलडीएच भी बढ़ जाएगा आरबीसी के ब्रेकडाउन की वजह से, ये तो होता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा हुआ है जब हमने G6PD आईडीए ये सब पढ़ा था। देन यहाँ पे हैप्टोग्लोबिन कम हो जाएगा। नाउ हैप्टोग्लोबिन आप सीरियसली ऐसे याद रख लो दैट दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीमोलिसिस, ठीक है। अगर हेमोलिसिस होता है सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हैप्टोग्लोबिन। ओके, नाउ मूविंग ऑन, पेरिफेरल स्फीयर में हमें सबको पता है दैट हमें स्फीरोसाइटोसिस मिलेगी एंड इसमें हमें सेंट्रल पैलर की कमी मिलेगी, ठीक है। देखिए जैसे यूजुअली जो आरबीसी होती है दैट हैज सेंट्रल पैलर एंड जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द पेरिफेरी, बट हियर द केस इजंट द सेम। ओके, तो यहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव आएगा एंड MCHC दैट इज मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये हमें इंक्रीज्ड मिलेगा एंड MCHC ये एक बहुत 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 प्रोमिनेंट फीचर होता है, लैब फाइंडिंग होती है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस की, ठीक है। पेरिफेरल स्फीयर फाइंडिंग में स्फेरोसाइट्स और MCHC बढ़ा हुआ ये बहुत कॉमन है एंड प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। एंड गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट HS दैट इज हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस इज द ओनली कंडीशन जहां पर आपको MCHC बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है ये आपको इंक्रीज्ड मिलेगी। देन हम यहाँ पे टेस्ट क्या करा सकते हैं, तो आप देख रहे हैं कि जो आरबीसीज है उसकी फ्रेजिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, दे आर गेटिंग ब्रोकन डाउन इन द एक्स्ट्रावैस्कुलर सराउंडिंग्स बेसिकली इन द स्प्लीन। सो यहाँ पर आप ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करोगे जहां पर हम हाइपोटोनिक सेलाइन यूज करते हैं तो वहां पे आरबीसी की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। EMA ईओसिन 5 मेलामाइड EMA बाइंडिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज द बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आप हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के लिए कर सकते हो, ठीक है। फ्लो साइटोमेट्री फॉर EMA बाइंडिंग क्या है, रिड्यूस्ड फ्लोरेसेंस इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ओके, नाउ यहाँ पर डायरेक्ट कूम्स टेस्ट नेगेटिव आएगा और यही डिफरेंशिएट करता है, अगर आपको हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस को ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया से डिफरेंशिएट करना है, सो द टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू यूज इज नन अदर देन डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। Okay, here is a differential diagnosis table. This is very obvious. We have studied many of them. We have already done with G6PD. We are done with autoimmune hemolytic anemia. तो आप ये टेबल बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो यूनिक फीचर है प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। ऑल्सो ये डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो है ये इसमें पॉजिटिव होता है। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। ओके, नाउ बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट यहाँ पे EMA बाइंडिंग टेस्ट है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड कीप दिस इन योर माइंड। ओके, नाउ मैनेजमेंट आप क्या करोगे, फोलिक एसिड का आप सप्लीमेंटेशन दोगे 1 mg पर डे बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर द कंपनसेटरी रिस्पॉन्स फॉर आरबीसी प्रोडक्शन। ओके, स्प्लीनेक्टमी इज द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ओके, एंड ये मॉडरेट टू सीवियर वाले में किया जाता है, बहुत ही बेसिक लेवल पे है, सो वी यूजुअली डू नॉट गो फॉर स्प्लीनेक्टमी। ओके, नाउ स्प्लीनेक्टमी में हम जहां पे आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है हम उस चीज को हटा देते हैं, आई मीन उस पार्ट को, तो उस वजह से आरबीसी का सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाता है। ओके, समटाइम्स इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन आर ऑल्सो नीडेड अगर एप्लास्टिक क्राइसिस में पेशेंट चला जाता है तो, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो मैंने आपको बताया ना गॉल स्टोन्स डेवलप हो सकते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है और यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी हो सकता है फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से, because obviously the folate that is already present in the body is getting used by the body for the production of RBC, and which is why folate deficiency occurs in the body and which can obviously cause megaloblastic anemia. Okay,
Now that we are done with the entire topic, let's discuss few of the PYQs जो कि इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं आपके PG entrance में. So let's get started. First up, we have most common hereditary hemolytic anemia and that is hereditary. नाम है तो आप hereditary spherocytosis के साथ जाओगे. ठीक है. पेरिफेरल स्मीयर फाइंडिंग क्या है? स्पेरोसाइट्स मिलेगी, बहुत इजी है. बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट EMA अभी मैंने पढ़ाया. कंफर्मेटरी टेस्ट इसका क्या है? ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट. ठीक है. इसमें हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम आरबीसीज को टेस्ट करते हैं. ठीक है. जो इंक्रीज होता है वो क्या है? MCHC एंड दिस इज अगेन अ वेरी यूनिक फीचर टू हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस. ओके. कौन सा टेस्ट डिफरेंशिएट करता है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस को AIHA के साथ? एंड दैट इज डायरेक्ट कूम्स टेस्ट. गाइज यू कैन प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन. ये प्रीवियस ईयर है, कई बार पूछे जा चुके हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको नोट्स के बाहर से कुछ भी नहीं मिल रहा होगा. ओके. डेफिनेटली ट्रीटमेंट क्या है? आई हैव टोल्ड यू दैट इज नन अदर देन स्प्लीनेक्टमी and most common complication ये है. Now these are the high yield one liners of this topic that you can keep it in your mind and most of them we have already studied and most common membrane defect ये different सा है, ये point थोड़ा अलग है. Okay, and most of them we have already covered. Okay, so yeah, that's it about today's session. I hope I have made you all understand and अगर आप upcoming lectures प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के मिस नहीं करना चाहते, हिमेटोलॉजी के नहीं करना चाहते, तो देयर इज जस्ट अ सोल्यूशन. प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी, हिट द बेल आइकन बिकॉज यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली फॉर फ्री. ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि कोई और टॉपिक जो मैं पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो. ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. चिल्ड्रन हैप्पी लर्निंग.